नमस्कार। आज हम हिस्ट्री का एक और अध्याय करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर को हम लोग करेंगे जिसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन सब को वन बाय वन हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद और देहात। सबसे पहला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शासन किस प्रदेश से शुरू हुआ था। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप सबको मालूम है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 ईस्वी में हमारे देश में केवल और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन 200 वर्षों में ही उसने भारत के अधिकांश भाग पर प्रशासनिक अधिकार कर लिया, पॉलिटिकल अधिकार कर लिया। लेकिन जो सबसे पहले जो उन्होंने शासन स्थापित किया था वो बंगाल में किया था। आप लोगों ने जरूर लड़ाइयाँ सुनी होंगी, प्लासी का युद्ध सुना होगा, आप लोगों ने बॉक्सर का युद्ध सुना होगा। ठीक है, तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की सेना को हराया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने उस समय बंगाल पर सबसे पहले अपना राज, जिसको राजनीतिक अधिकार कहते हैं, वो किया था। तो यहाँ पर बंगाल में शासन जो शुरू हुआ था ये सबसे पहले भारत का जो प्रांत था बंगाल, वहाँ से शुरू हुआ था। तो पहला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शासन किस प्रदेश से लागू हुआ? बंगाल से। दूसरा सवाल उसी कड़ी में है कि बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? 1765 में। दीवानी से भी प्राय है कि जितने भी कर से संबंधित अधिकार हैं, पैसे से संबंधित जो अधिकार हैं, वो सारे, जमीन से संबंधित जो अधिकार हैं, राजस्व जो इकट्ठा करना है, वो सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में, यानी कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके तुरंत बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो इस तरह से दो सवाल हमारे बनते हैं। सबसे पहले शासन स्थापित हुआ बंगाल में और जो दीवानी प्राप्त हुई वो 1765 में हुई। अगला सवाल है, इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त। देखिए, जब बंगाल पर अधिकार कर लिया, बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, तो जो बंगाल की जमीन थी वहां से कर को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए उसके लिए एक पॉलिसी और योजना बनाई गई। जो योजना बनाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ये पॉलिसी बनाई और सबसे पहले बंगाल में ही लागू की गई थी। इस पॉलिसी के तहत जमींदारों को इकट्ठा अधिकार दे दिया कि आप लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग ज़मीनों से कर को इकट्ठा करेंगे और सब कर को इकट्ठा करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करा देंगे, अपना कुछ हिस्सा अपने पास रखने के बाद। तो इस तरह से इस बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया था। और ये जो इस्तमरारी बंदोबस्त था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। यानी इस्तमरारी बंदोबस्त किन के साथ किया गया? जमींदारों के साथ। किस चीज के लिए? भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए, जमीन से जो राजस्व होता है, उत्पादन से जो राजस्व होता है। कब किया गया? 1793 में किया गया। सबसे पहले कहाँ किया गया? बंगाल में। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी बनाते हुए अगर आप लोग याद करेंगे तो आसानी से आपको ये सारे सवाल याद हो जाएंगे। और जब ये इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय वहां का राजा कौन था? तेज चंद्र। ठीक है, ये भी याद करने की बात है, सवाल आ जाता है। अब फिर आता है, कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को अमला कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, 1793 में लागू किया। जमींदारों के साथ ये काम किया और जो कर को इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे उनको अमला कहा जाता था। और ये स्थायी बंदोबस्त मैंने बता दिया जमींदारों के साथ किया था। रैयत शब्द, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि रैयत शब्द से क्या अभिप्राय है। तो रैयत का मतलब होता है किसान। तो किसान, रैयत, ये दोनों ही शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। तो रैयत शब्द को इस्तेमाल किया जाता था किसान के लिए। दूसरा शब्द है जोतदार। जोतदार जो गांव का मुखिया होता था या जो धनी किसानों का वर्ग होता था उन्हें कहा जाता था। दो शब्द हो गए, रैयत किसान को, जोतदार गांव के मुखिया को। उसके बाद
एक ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरह से कार्य कर रही है, किस तरह से करों को इकट्ठा कर रही है, उस कर का इस्तेमाल, उस टैक्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रिटिश सरकार ने कहा हुआ था कि उनकी सबकी रिपोर्ट तैयार की जाए। एक रिपोर्ट तैयार हुई, 2 रिपोर्ट तैयार हुई, 3 रिपोर्ट तैयार हुई, तो जो 5वीं, चौथी के बाद 5वीं जो रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें विस्तार से बताया हुआ था कि कंपनी किस प्रकार से कार्य करती है, वो संसद में पेश की गई थी 1813 में। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसमें करीबन 1002 पृष्ठ थे। 1813 में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ब्रिटिश संसद में की गई, इसमें 1002 के करीब पृष्ठ थे। उसके बाद एक और सवाल बनता है कि एक अंडुल राजमहल, ये बंगाल के आसपास ही ये राजमहल था, अंडुल राजमहल, यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। आपके बुक के एक खाने में क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो अंडुल राजमहल था उसमें जलसा घर की शूटिंग हुई थी। उसके बाद है फ्रांसिस बुकानन, ये एक यात्री था और यही यात्री शल्य चिकित्सक था, डॉक्टर था। ठीक है, ये डॉक्टर था और इसने दारा शिकोह का भी इलाज किया था उस समय में। अब ये जो था किसके समय में शल्य चिकित्सक रहा था, तो लॉर्ड वेल्जली का नाम पहले भी आ चुका है। लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि बनाई थी, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत दिया था, उसी तरह से लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि बनाई थी। और जो फ्रांसिस बुकानन था वो किसके समय में आया था, लॉर्ड वेल्जली के। और इस अध्याय में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग सुनेंगे, देखेंगे। एक तो आप एक बार बार एक शब्द सुनेंगे, पहाड़िया। तो पहाड़िया लोग वो थे जो राजमहल के आसपास जो जंगल थे, वन थे, उनमें रहा करते थे। ये एक जनजाति थी पहाड़िया। ठीक है, अब पहाड़िया जनजाति थी तो वो जैसे जैसे उनका ज़मीनों पर नियंत्रण होता जा रहा था, वो जंगलों को साफ करके वहाँ पर ज़मीनें बना रहे थे, खेती कर रहे थे, और वहाँ से धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। लेकिन उनको कमज़ोर करने के लिए एक और जनजाति को वहाँ लाया गया जिनको संथाल नाम से जानते हैं। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि पहाड़िया लोग कहाँ रहते थे, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे, मैंने आपको बताया। और उनका पूरा जीवन जंगलों पर निर्भर था, क्योंकि आवश्यकता की जितनी भी चीज़ें थी वो सब लोग जंगल से प्राप्त किया करते थे, और साथ में जंगलों की कटाई करके वहाँ पर खेती किया करते थे। और वो खेती किस तरह की होती थी, झूम खेती। झूम खेती आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी है कि सबसे पहले जंगलों को क्लियर किया जाता है, जंगलों को साफ करके उस ज़मीन को प्लेन बनाया जाता है। उस प्लेन में, उस प्लेन ज़मीन में खेती की जाती है। फिर जब 1-2 साल उसमें खेती कर लेते हैं, फिर उस ज़मीन में जो रिमेन रह जाता है, अवशेष रह जाता है, उसको आग लगा दी जाती है। ठीक है, आग लगाने के बाद उस ज़मीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ा जाता है दूसरी ज़मीन पर। तो ये जो ज़मीन की बदला होती है, इस तरह की खेती को झूम खेती कहते हैं। एक जगह को साफ किया, वहाँ से फसल ली, फिर कुछ समय के लिए उस ज़मीन को छोड़ दिया, आगे चले गए। इस तरह से जंगलों की कटाई करके आगे 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 बढ़ते रहे, उसको झूम खेती कहते हैं। एक ये महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, कि जो पहाड़िया लोग थे जो झूम खेती किया करते थे, या जो संथाल लोग थे झूम खेती किया करते थे, वो खेती करने के लिए किस तरह का उपकरण इस्तेमाल में लाया करते थे। तो यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पहाड़िया थे वो कुदाल का इस्तेमाल किया करते थे, कुदाल। और जो संथाल थे वो हल का इस्तेमाल किया करते थे। हमेशा आता है ये सवाल, ध्यान देना भाई। एक तो जो पहाड़िया हैं, दूसरे हैं संथाल, 2 जनजातियों का जिक्र है इसके अंदर। और संथाल के बारे में हमने पढ़ा भी है कि अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने कैसे विद्रोह किया था। तो जो पहाड़िया थे वो लोग खेती के लिए कुदाल का इस्तेमाल करते थे, और जो संथाल लोग थे वो खेती के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। कुदाल और हल, पहाड़िया और संथाल, ये आपको याद रखना, ये दिया भी हुआ है। कुदाल और हल की लड़ाई किन 2 कबीलों के बीच संघर्ष का प्रतीक है?
कुदाल मतलब पहाड़िया, हल मतलब संथाल। तो संथाल खेती के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? हल। तो ये जरूर याद रखना है। इसमें से पूरी पूरी संभावना है कुदाल और हल को लेकर के या पहाड़िया और संथाल को लेकर के एक सवाल जरूर बनेगा। उसके बाद आता है जो अंग्रेज थे, बहुत समझदार थे। उन्होंने क्या किया था, जैसे जैसे पहाड़ी लोग उनके लिए विरोध उत्पन्न कर रहे थे तो उनको नियंत्रण, यहाँ मैं थोड़े शब्दों में एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा कि जो आपके पहाड़िया थे लोग वो कुदाल इस्तेमाल किया करते थे और जो संथाल हैं वो हल इस्तेमाल किया करते थे। और ये संथाल जो हैं पहाड़िया लोगों के लिए खतरा बन करके आए थे। उसके बाद कुदाल और हल, किन लोग, दो कबीलों के बीच का संघर्ष है, पहाड़िया तथा संथाल। इसको रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि ये बहुत जरूरी सवाल है और जरूर आएगा। उसके बाद आ गया कि संथालों को जिस भूभाग पर, दामिन को, मैंने विस्तार से आपको बताया है कि दामिन को उस जमीन को कहा जाता था जिस जमीन में, देखिए यहाँ मैं इसको एक बार थोड़ा सा ज़्यादा बताना चाहूँगा। जैसे पहाड़िया जो लोग थे वो राजमहल के पहाड़ों के चारों तरफ वनों में रहा करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने जंगलों को सफाई किया और जंगल को अपने लायक बना लिया झूम खेती करके। लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेज हैं उनसे ज़मीन लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक और जनजाति को बसाया, जो मैंने बताया आपको, संथालों को। संथालों को उन पहाड़ियों पर बसाने के लिए उन्होंने क्या किया, संथालों को ज़मीनें दे दी कि ये आपकी ज़मीन है, यहाँ पर जंगल है, आप इन जंगल को साफ कीजिए और यहाँ पर खेती कीजिए। और जो ये ज़मीन संथालों को दी गई थी, इस ज़मीन को एक नाम रख दिया, नाम कहा गया दामिन कोह। तो दामिन कोह क्या था, वो ज़मीन थी जो संथालों को दी गई थी। हालांकि इन संथालों से बाद में इस पर ज़मीन पर कर बढ़ा करके और अन्य तरीकों से इन ज़मीनों को छीनना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से संथालों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था 1555 और 56 में। ये भी एक सवाल बनता है कि विद्रोह कब किया, 1555-56 में। कारण क्या था, दामिन को जो ज़मीन थी, जो इन संथालों ने साफ करके उपजाऊ बनाई थी बंजर ज़मीन से, उनको छीना जा रहा था, उन पर ज़रूरत से ज़्यादा कर लगाया जा रहा था। और जो साहूकार लोग थे वहाँ के, संथाल, उन्हें दिक्कू कहा करते थे। ये शब्द याद रखना है। दिक्कू कौन थे? दिक्कू साहूकार लोग थे और वो नाम रखा गया था संथालों के द्वारा। आगे चलते हैं कि संस्थानों के, ये संस्थान नहीं, संथाल है भैया, संथाल। संथालों के जो विद्रोह थे वो 1857 में जब हुए थे, उस समय बर्दवान का राजा कौन था? मेहताब चंद। और मेहताब चंद ने अंग्रेजों का साथ दिया था। रिपीट करता हूं, दामिन को जमीन जो संथालों के पास थी उनको छीना जा रहा था, संथालों ने विद्रोह कर दिया, 1555-56 में विद्रोह किया गया। और जिस समय विद्रोह किया उस समय वहां का बर्दवान का राजा था मेहताब चंद। अगला सवाल है कि मुंबई और यहां पर मद्रास में, दक्कन में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी? देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले एक था इस्तमरारी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, जो सीधा जमींदारों के साथ किया गया। उसके बाद एक और भू राजस्व का सिस्टम बनाया गया, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जैसे शब्द आया, रैयत, रैयत मैंने शब्द बताया है, उसका मतलब होता है किसान। तो यहाँ पर किसानों से सीधा सीधा समझौता किया गया, किसानों से सीधा, बीच में जमींदारों को नहीं लिया जाएगा। तो ये जो भू राजस्व प्रणाली थी सबसे पहले मुंबई, दक्कन में और मद्रास में लागू की गई थी। और पहले पहले इसको केवल 30 वर्ष के लिए लगाया गया था। तो अगला ही सवाल है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कितने समय के लिए लगाया गया? तो ये मैंने आपको बताया कि 30 वर्षों के लिए, यहाँ पर 30 साल के लिए रैयतवाड़ी को बनाया गया। रैयतवाड़ी, रैयत शब्द से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, देखिए इस कंपनी की वजह से जो भारत का जो कपड़ा था, कपास था, जो विदेशों में प्रचलित था, उन उद्योगों का नुकसान किया गया। और क्योंकि इंग्लैंड में ये कंपनी बन चुकी थी, इस कंपनी को चलाने के लिए कच्चे कपास की आवश्यकता थी, इसलिए इस कंपनी के को सर्व करने के लिए हमारे वर्ल्ड में जो हमारा कपड़ा बिका करता था इंडिया से, उसको ख़त्म कर दिया गया और ये जो है रॉ कॉटन को हमारे यहाँ से लेने लग गए। तो मैनचेस्टर जो कॉटन कंपनी थी वो 1859 में बनी थी। उसके बाद हो गया कि अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? 1861 में।
गृह युद्ध। ठीक है, आपने इसको 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 10वीं कक्षा में भी दिया हुआ है कि अमेरिका में गृह युद्ध क्यों हुआ था। अफ्रीकन अमेरिकन अगर आपने नाम सुना हो, तो वहाँ पर जो अफ्रीका के लोग थे, जिनको उपनिवेशवाद के दौरान अफ्रीका से ला करके वहाँ पर दासों के रूप में रखा गया था और वो धीरे धीरे वहाँ के नागरिक बन गए थे, तो उन्होंने वाइट के खिलाफ, सफ़ेद गोरों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो गृह युद्ध हो गया था अमेरिका में, वो 1861 में हुआ था। उसके बाद डेक्कन में जो दंगे हुए थे उसके बारे में रिपोर्ट पेश की गई थी 1878 में। तो ये सवाल बनता है, डेक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई। इससे पहले एक और बात आई थी कि 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। इसी तरह से, क्योंकि जब भी भारत में कोई भी मूवमेंट होती थी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाता था, उसके कारणों की समीक्षा की जाती थी और उस पर निष्कर्ष निकाला जाता था। तो डेक्कन में जो दंगे हुए थे उसकी रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी गई। दो बातें याद रखनी है, 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1813 में और डेक्कन की जो दंगा रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत की गई 1878 में। उसके बाद एक सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट में पहुंचा था। उस समय वहाँ का राजा जमोरिन था जिसने काफ़ी स्वागत किया था। तो पहला जो पुर्तगाल से था, पहला भारत में पहुंचने वाला यूरोपियन आप कह सकते हैं वास्को डी गामा 1498 में। और ये कुछ बातें हैं जो हालांकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देखेंगे कि जो प्लासी की लड़ाई है वो कब हुई थी, 1757 में। इसी के बाद ही बंगाल पर प्रशासनिक अधिकार होना शुरू हो चुका था कि सिराजुद्दौला को जो उन्होंने हराया था, वहाँ के नवाब को, ये लिख रखा है यहाँ कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 में, उसमें किसकी हार हुई थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की। उसके बाद एक और युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध, ये भी बंगाल में हुआ था 1764 में। और इसके बाद 1765 में बंगाल की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई थी। उसके बाद जो अगला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पर नियंत्रण स्थापित करने का कौन सा एक्ट पास किया गया था और कब। यानी कि ब्रिटेन ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे यहाँ भेजा था, उसके बाद उन्होंने देखा धीरे धीरे 1757 की लड़ाई भी हुई, 1764 में बक्सर का युद्ध भी हुआ, 1765 में बंगाल की दीवानी भी हासिल की। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुआ कि किस तरह से भारत पर नियंत्रण किया जाए, भारत को अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 में पास किया गया था। एक है ऑल इंडिया महान किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936 में। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सब को आप देख लें और अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।